Hello, dear friends. First of all, accept the greetings and welcome to our YouTube channel. सारे दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट द एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही आसान है। तो स्टार्ट करने से पहले सारे दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो पूरा देखिएगा एंड इन केस अगर आपने हमारी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू। तो स्टार्ट करेंगे हम। पहले थोड़ी सी ओवरव्यू देखते हैं, मीन्स पहले थोड़ा इतिहास पे जाते हैं, थोड़ी हिस्ट्री पे जाते हैं। जैसा कि सब दोस्तों को पता है कि जब हम बात करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर की, मीन्स जब बात आती है इंडियन एग्रीकल्चर की तो वी हैव टू गो बैक, मीन्स हमें वापस जाना पड़ता है, हमें वापस जाना पड़ता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर का ओरिजिन जो है इट टेक्स अस बैक टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडियन एग्रीकल्चर का ओरिजिन जो है वो हमें वापस लेता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह, क्योंकि उसका ओरिजिनेशन वहीं से स्टार्ट हुआ था। बट स्टिल ये भी बिलीव किया जाता है और ये भी इतिहास में दर्ज है, इट्स ऑल्सो रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री, यू कैन से दैट, कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है इन सम पार्ट्स ऑफ द साउदर्न इंडिया, मीन्स साउदर्न इंडिया के कुछ हिस्सों में एग्रीकल्चर प्रिवेल था, मीन्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जा रहा था इवन बिफोर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इन अदर वर्ड्स जिसको आप हड़प्पन कल्चर भी कहते हो, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही आप हड़प्पन कल्चर कहते हो और इसको आप ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हो। तो ये बिलीव किया जाता है कि इन सम पार्ट्स ऑफ द साउदर्न इंडिया जो एग्रीकल्चर था इट वाज प्रैक्टिस्ड बिफोर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और यू कैन से दैट बिफोर द हड़प्पन कल्चर। अब थोड़ा सा अगर हम आगे चले तो अब मसला क्या है, अब आपको पता है कंटिन्यूअसली जो है मीन्स डेवलपमेंट हो रही है, मीन्स जितनी डेवलपमेंट होती है उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ रही है। एंड जब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है तो एग्रीकल्चर जो है जो उसका कंट्रीब्यूशन है, मीन्स एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहा है इन जीडीपी। मीन्स एग्रीकल्चर अब जीडीपी की तरह कम कंट्रीब्यूट कर रहा है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। बट स्टिल अगर एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो रहा है तभी भी 50% जो पॉपुलेशन है वो फिर भी डिपेंडेंट है ऑन एग्रीकल्चर। ठीक, यहाँ तक आगे बढ़े तो उसके बाद अगर हम आगे बढ़े फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये रेस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया। मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रेस्पॉन्सिबल है तमाम डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, वही रेस्पॉन्सिबल होता है। एंड इन एडिशन टू दिस ये मैनेज करता है बाकी सेक्टर्स को भी, फॉर एग्जांपल इट मैनेजेस द अदर बॉडीज आल्सो, बाकी बॉडीज को भी ये मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है या कुछ बाकी अलाइड सेक्टर्स है। अलाइड मीन्स दैट आर रिलेटेड और दैट आर कनेक्टेड टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर्स। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर उनको भी मैनेज करता है, उन सेक्टर्स को भी मैनेज करता है, उन बॉडीज को भी मैनेज करता है। उसके बाद अगर हम आगे चले तो थोड़ा सा डाटा की तरह जाते हैं। जो हमारे कंट्री का ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है इट्स 195 मिलियन हेक्टेयर्स एंड नेट सोन एरिया जो है इट्स 141 मिलियन हेक्टेयर्स। अब बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे दैट आर नॉट फ्रॉम द इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, जिनको ये पता नहीं होगा कि व्हाट्स ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया एंड व्हाट्स नेट सोन एरिया। कुछ दोस्तों को पता भी होगा बट फिर भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो थोड़ा सा समझाता हूं मैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है एंड नेट सोन एरिया क्या होता है। जनरली हम बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो होता है इज द टोटल एरिया सोन वंस एज वेल एज मोर देन वंस इन ए ईयर। ठीक है, एक साल में। मतलब क्या है इस बात का, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ज़मीन का एक कनाल है, मीन्स मेरे पास ज़मीन कुछ है, मीन्स ये ज़मीन आप ले लो, एक टुकड़ा सा ज़मीन फॉर एग्जाम्पल ये मेजर करता है 1 कनाल। ठीक है, अब मैंने इसमें साल में 2 क्रॉप्स
ग्रो किए, मीन्स साल में 2 क्रॉप्स, मल्टीपल क्रॉपिंग जिसको हम कहते हैं, तो 2 क्रॉप्स इस पे मैंने ग्रो कर दिए, एक तो खरीफ सीजन का क्रॉप, दूसरा तो रबी सीजन का क्रॉप। अब ग्रास क्रॉप्ड एरिया में क्या होता है, ग्रास क्रॉप्ड एरिया में ये दोनों बार काउंट होता है, ठीक, मीन्स इफ 2 क्रॉप्स आर सोन इन ईयर इट विल बी काउंटेड ट्वाइस, ये 2 बार काउंट होता है किसमें, ग्रास क्रॉप्ड एरिया में। एंड नेट सोन एरिया में क्या होता है, नेट सोन एरिया में होता है कि अगर क्रॉप 2 बार ग्रो होता है तो इट्स काउंटेड वंस, इट्स काउंटेड वंस, एक ही बार ये काउंट होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया एंड नेट सोन एरिया। थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े तो जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी की, तो हमें बेसिक से ही समझना पड़ेगा, मीन्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी हैव टू गो, वी हैव टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस इरा, मीन्स जब हमने ब्रिटिशर से आज़ादी हासिल की, हमें बिल्कुल वही से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहले अगर हम बोले एग्रीकल्चर जो है, जैसा कि सबको पता होगा कि एग्रीकल्चर हमारी कंट्री का लार्जेस्ट सेक्टर है, जिस पे मीन्स जो बहुत ही क्रूशल रोल अदा करता है, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो फूड हो, रॉ मटेरियल्स हो या एम्प्लॉयमेंट हो, बहुत सारी पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर ही प्रोवाइड करता है। उसके बाद दिस इज द बिगेस्ट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। एग्रीकल्चर जो है ये सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। अब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर किसको बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जनरली होता है एन एंटरप्राइज दैट्स ओन्ड बाय इंडिविजुअल या आर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एंगेज्ड इन प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स आप याद रख सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स जो एंगेज होते हैं प्रोडक्शन या सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, उसको हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं, ठीक। तो एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। अगर हम बात करेंगे हमारी कंट्री की, तो हमारी कंट्री में टोटल 93% जो है, मीन जो हमारा लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स को 100% कंसीडर करो, तो 100% में जो 93% है, मीन्स 39.7 करोड़ लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में काम करते हैं। बस समझ आई इधर, टोटल अगर 100% मैंने लेबर लिए, तो 100% में से 93% जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, और उस 93% में 90% जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करते हैं। बात ये है साफ इधर, ठीक। तो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो आगे अगर हम बढ़े, तो पहले हमें जाना पड़ता है, जब हम एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो पहले हमें 5 ईयर प्लान्स की तरह देखना पड़ता है। बट 5 ईयर प्लान्स विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, ये बात याद रखना जरूरी है, ये बात याद रखना अनिवार्य है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे 5 ईयर प्लान्स की, बट 5 ईयर प्लान्स विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, तो थोड़ी सी हर किसी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ 1951 में एंड एंड हुआ 1956 में, ठीक। अब इस प्लान में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मिली एग्रीकल्चर को, ठीक। और इस पीरियड में, इस प्लान में एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम हुआ, मीन्स जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया, एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, ठीक। उसके बाद इट वाज बेस्ड ऑन द हैरोल्ड डोमर मॉडल, और ये किस पे बेस्ड था, हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। असल में हमें देखना क्या है वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, मीन्स हमें स्टैटिक्स देखनी है कि किस प्लान में कितनी स्टैटिक्स हुई, मीन्स ग्रोथ रेट कितनी हुई, टारगेट कितना था, और ग्रोथ रेट कितनी हुई, और थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हमें जानने की जरूरत है दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी हम डिस्कस करते जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, तो इसका ड्यूरेशन था 1956 टू 1961, ठीक। एंड इट वाज बेस्ड ऑन पीसी महालबोसिस मॉडल, ठीक है कि नहीं। उसके बाद इसका जो मेन फोकस था वो था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मींस इस का मेन फोकस था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेकंड 5 ईयर प्लान का, ठीक है। द मेन मोटिव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एंड सेकंड का क्या था, सेकंड का था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उसके बाद नेक्स्ट अगर पे चले, अगर हम थर्ड 5 ईयर प्लान पे चले, तो थर्ड 5 ईयर प्लान कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1961 से 66 तक, इसको हम बोलते ही है गडगिल योजना, ठीक है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे चले, तो इस
प्लान में मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर इन थर्ड प्लान वेयर एज फॉलोज, मीन्स इसमें क्या क्या हुआ। देखो पहले आपको एक दो बातें याद रखनी है। पहले थर्ड ईयर प्लान में मीन्स 1965 टू 1966 मीन्स 65 और 66 के दरमियान फेलियर मीन्स बिकॉज ऑफ द फेमाइन, मीन्स थोड़ा सा मीन्स फेमाइन आया जिसकी वजह से क्रॉप फेलियर हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। नेक्स्ट इसी प्लान में इंडिया चाइना वार हुआ इन द 1962 एंड उसके बाद इसी प्लान में इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट हुआ इन द ईयर 1965। ठीक, एंड दीज ऑल मीन चाहे फेमाइन था, चाहे इंडिया चाइना वार था, चाहे इंडो पाकिस्तान वार था, दिस कन्फ्लिक्ट डाइवर्टेड द रिसोर्सेज, मीन जितने भी रिसोर्सेज हमने रखे थे फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, वो सारे रिसोर्सेज कहाँ डाइवर्ट हुए, वो सारे रिसोर्सेज डिवेट हो गए, डाइवर्ट हो गए टुवर्ड्स द डिफेंस। ठीक है, क्योंकि अब जंग हो रही थी तो डिफेंस की तरह उनको जाना पड़ा। ठीक, इसीलिए इस प्लान के बाद एनुअल प्लान स्टार्ट किए गए, मीन्स साल साल भर के लिए प्लान स्टार्ट किए गए। एंड उन प्लान्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या हुई, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड सीलिंग एंड ग्रीन रेवोल्यूशन का आगाज भी 3 ईयर प्लान्स में ही हुआ। मतलब क्या है इस बात का, लैंड रिफॉर्म्स मीन्स चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग, क्योंकि बड़ी बड़ी खेतें एक के पास होती थी, 50-50 60-60 कनाल एक के पास और दूसरा बेचारा उसके पास कुछ भी नहीं होता था। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा लैंड सीलिंग का, फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल ओन कर सकता था। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हुआ, मीन्स यूज ऑफ हाई वील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड प्रोपोर्शनल वाटर, ये इसी में स्टार्ट हुआ। थर्ड ईयर प्लान जो थे हमारे एनुअल प्लान, ठीक है, उन्हीं में स्टार्ट हुआ। उसके बाद आया फोर्थ ईयर प्लान। अभी फोर्थ ईयर प्लान में क्या हुआ, फोर्थ ईयर प्लान में जनरली पहली जो थी पहले 2 साल प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो गई। क्यों, मीन्स जब स्टार्ट हुआ 1969 से 74 तक, तो पहले 2 साल मीन्स 69 या 70 की बात कर लो, तो प्रोडक्शन जो थी वो बहुत इंक्रीज हो गई ऑन द अकाउंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन कंट्री में इनिशिएट किया गया था, स्टार्ट किया गया था। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हुआ वो असल में मसला है, क्योंकि उसके बाद ऑयल क्राइसिस हुई इन द ईयर 1972 एंड उसके बाद जो ऑलरेडी बांग्लादेश इंडिया एंड पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट था, उसकी वजह से बांग्लादेश के बहुत सारे रिफ्यूजीज जो थे वो इंडिया में आके बसने लगे एंड जिसकी वजह से जो हमारा टारगेट था वो हम अचीव नहीं कर पाए इन द फोर्थ ईयर प्लान आल्सो, मीन्स टारगेट हमारा था 5.7 एंड वी अचीव्ड ओनली 3.3। ठीक है, वी अचीव्ड ओनली 3.3, ये आपको याद रखना है। ठीक, वो मैं बाद में आपको स्टैटिक्स दे दूंगा, फिलहाल आप याद रखो कि इस प्लान के दौरान ही स्लोगन दिया गया था गरीबी हटाओ। ठीक, वाज गिवन ड्यूरिंग द 1971 इलेक्शन बाय इंदिरा गांधी, मीन्स इंदिरा गांधी जी ने दिया था ये। उसके बाद अगर हम 5th 5 ईयर प्लान की बात करें, तो 5th 5 ईयर प्लान जो था, ड्यूरिंग द प्लान 8,080 करोड़ मीन्स नियरली 21% ऑफ द प्लान आउटले वॉज एलोकेटेड, किसके लिए एलोकेट किया गया था, फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पज एंड फॉर द इरिगेशन पर्पजेज। अब इसका मेन मोटिव क्या था, ताकि प्लान जो था वो प्रिपेयर हुआ था, किसने प्रिपेयर किया था ये 5th प्लान, ये किया था सुब्रमण्यम साहब ने प्रिपेयर प्लान किया था। ठीक, बट प्रेजेंट किसने ड्राफ्ट किया था, जो फाइनल ड्राफ्ट दिया था वो दिया था डीपी दर साहब ने। किसने दिया था, डीपी दर साहब ने वो दिया था। ठीक है, इसका मेन मोटिव था रिमूवल ऑफ पुअरिटी, मीन्स जिसको हम बोलते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, इसका मेन मोटिव था 5th ईयर प्लान का। ठीक, एंड इसमें स्प्रेड ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी कल्टीवेशन, डबल और मल्टीपल, मीन्स ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज करो ताकि प्रोडक्शन ज्यादा निकल सके। ठीक, और नेक्स्ट जो था हमारा वो आया फिर उसके बाद रोलिंग प्लान आया ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि रोलिंग प्लान के साथ हमें ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना है, बिकॉज वी हैव टू डील विद द एग्रीकल्चरल प्लान, जिसमें एग्रीकल्चर का थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन था, वही हमें डिस्कस करना है। उसके बाद
सिक्स्थ 5 ईयर प्लान जो था वो स्टार्ट हुआ 1980 1985 और एम्फेसिस इसमें दी गई थी ग्रेटर मैनेजमेंट एफिशिएंसी एंड मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस स्कीम्स। ठीक, मींस इस पे ज़्यादातर ध्यान दिया गया एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को, क्योंकि रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट होने से ही एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट होता, जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट होता, क्योंकि जनरली माना जाता है जो हमारा रूरल सेक्टर होता है वही हमारी बेस होती है। ठीक, एंड इसमें क्या हुआ, इसमें इन्वॉल्वमेंट मींस लोगों का इन्वॉल्वमेंट किया गया इन द डिफरेंट स्कीम्स, इन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्कीम्स एट द लोकल लेवल। ठीक है, एंड द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान वाज पुअर्टी इरेडिकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रियलाइज। ठीक, उसके बाद अगर हम आगे चले दोस्तों तो आता है 7th 5 ईयर प्लान। ठीक, तो 7th 5 ईयर प्लान जो था इट वाज स्टार्टेड टू एक्सेलरेट द फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। आपको याद रखना है ये मींस फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन है उसको एक्सेलरेट किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। एंड इट स्टार्टेड इन 1985 एंड एंडेड इन 1990, ये हमें याद रखना है। ठीक, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार इतिहास में प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रियॉरिटी दी गई, ज़्यादा ध्यान दिया गया प्राइवेट सेक्टर पे एज कंपेयर टू द पब्लिक सेक्टर। उसके बाद 8th 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें, ठीक, उसके बाद एनुअल प्लान आया। ऑलरेडी आप सबको पता है एनुअल प्लान के साथ हमें कुछ नहीं करना है, 2 एनुअल प्लान आए थे। फिर 1992 से 1997 तक 8th 5 ईयर प्लान आया। ठीक, अभी 8th 5 ईयर प्लान का खास एजेंडा क्या था। 8th 5 ईयर प्लान में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, तो इसका जो मोटिव था वो था ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक, एंड इसका मोटिव था ग्रोथ मींस कि जॉबलेस लोगों के लिए जॉब्स हासिल कराना। ठीक, तो इन दिस प्लान द टॉप प्रायोरिटी वाज गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ को ज़्यादा ध्यान दिया गया इस प्लान में। ठीक, उसके बाद जो 9th वाला प्लान था, तो 9th वाले प्लान में आप याद रखोगे कि इसमें क्या किया गया, इसमें ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी मेन मोटिव था इसका। क्या, ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्वालिटी। ठीक, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी आप याद रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट मोटिव जो इसका था वो था एंश्योरिंग फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी टू ऑल, इसका दूसरा मोटिव था। एंड इसमें और एक चीज़ किया गया, दैट्स एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स, बाकी सारी चीज़ें। ठीक, तो उसके बाद आता है हमारा 10th 5 ईयर प्लान। अभी 10th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, 10th 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर जो था वाज द कोर एलिमेंट। एग्रीकल्चर इसमें कोर एलिमेंट था। ड्यूरेशन ऑलरेडी ये है एंड इस प्लान में एम किया गया टू डबल द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। ठीक, और इस प्लान में ये प्लान किया गया था कि पुअर्टी को रिड्यूस करना है बाय 15% अप टू 2012 मींस 2012 तक गरीबी को 15% लेवल तक नीचे लेके जाना है। उसके बाद आया 11th प्लान, कुछ हासिल नहीं होता था वैसे इन प्लान से। ड्यूरेशन 2007 से 2012 प्रिपेयर किसने किया था, रंगराजन ने किया था। मेन फोकस क्या था, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एग्रीकल्चर अगेन कोर एलिमेंट इसका। ठीक है, एग्रीकल्चर हमेशा कोर एलिमेंट ही रहा है एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी मोटिव रहा ही रहा है। उसके बाद आता है 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान जब आया, ड्यूरेशन 2012-2017 एंड थीम इसका था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक, यहां तक। तो उसके बाद अगर हम आगे चले तो आप देख सकते हो कि 5 ईयर प्लान स्ट्रैटेजी हमारी। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी लिख के रखा है। प्लान 1 मींस पीरियड कहाँ से था, टारगेट ग्रोथ क्या थी इन द एग्रीकल्चरल फील्ड एंड एनुअल ग्रोथ क्या निकल के सामने आई। देखो जो ये लाल लाल आप देख रहे हो ना, लाल लाल वाले, ये 1 2 3 4 5 6 मींस इनमें नेगेटिव प्रोडक्शन हमें हासिल हुई, मीन जो टारगेट था वो हम अचीव नहीं कर पाए। देखो अगर पहले की बात करोगे तो 2.1 टारगेट था, 3.6 हासिल किया। दूसरे की बात करूंगी 4.5 टारगेट था, 4.3 हासिल किया। ठीक, मींस ग्रोथ रेट नेगेटिव। एंड तीसरे में देखोगे तो बिल्कुल ही नेगेटिव, 5.6 तो 2.8 लॉट्स ऑफ डिफरेंस। फिर 5.7 3.3 लॉट्स ऑफ डिफरेंस। एंड इनमें भी आप देखोगे कि देयर वाज द नेगेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, तो बाकियों में कम से कम थोड़ी पॉजिटिव तो दिख रही है। ठीक,
असल में आपको ये मेन टारगेट याद रखना है कि किस में क्या हुआ था। उसके बाद अगर हम आगे चले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डील विद द रेवोल्यूशंस रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, मींस कौन कौन से रेवोल्यूशंस एग्रीकल्चर के रिलेटेड स्टार्ट या इनिशिएट किए गए थे इंडिया में। तो पहला अगर हम स्टार्ट करें, जिस सब नाम से वाकिफ होंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक, इस सब नाम से वाकिफ होंगे सारे दोस्त ग्रीन रेवोल्यूशन से। तो इंट्रोडक्शन ऑफ हाई वील्डिंग वैरायटी सीड्स आफ्टर 1965 एंड इंक्रीज्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन मींस ग्रीन रेवोल्यूशन को जनरली अगर हम डिफाइन करें प्रीसाइज टर्म्स में तो हम बोल सकते हैं कि जब इंक्रीज हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ किसमें, हाई विल्डिंग वैरायटी सीड्स में, मींस जब एग्जिस्टेंस में आई हाई विल्डिंग वैरायटी सीड्स 1965 में। ठीक, और उसके बाद फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया, मींस यूज बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया, एंड इरिगेशन फैसिलिटीज का इस्तेमाल किया गया। इन कलेक्शन सब चीजों को ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। मींस हाई विल्डिंग वैरायटी सीड्स प्लस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स प्लस इरिगेशन फैसिलिटीज, वी आर टर्म्ड एज ग्रीन रेवोल्यूशन शॉर्ट में। ठीक, मींस ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इट्स अ जनरल टर्म दैट्स अप्लाइड टू द सक्सेसफुल एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट्स। मींस ग्रीन रेवोल्यूशन हम जनरली किसको बोलते हैं, सक्सेसफुल एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट्स, मींस एक ऐसा एग्रीकल्चर का एक्सपेरिमेंट जो सक्सेसफुल कामयाब हुआ। एंड इट्स नॉट ए स्पेसिफिक टर्म टू इंडिया बट इट वाज मोस्ट सक्सेसफुल इन इंडिया, मींस ये खाली इंडिया के लिए नहीं था बट सबसे ज्यादा कामयाबी इसने हासिल की इंडिया में ही। ठीक, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम आगे चले तो द थ्री बेसिक एलिमेंट्स इन द ग्रीन रेवोल्यूशन वेयर, तीन बेसिक एलिमेंट जो ग्रीन रेवोल्यूशन के थे वो थे यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, डबल क्रॉपिंग, एग्जिस्टेंस फॉर्मलैंड, उसके बाद यूज ऑफ सीड्स विद द इम्प्रूव्ड जेनेटिक्स। ठीक, दीज वर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके बाद थोड़ा सा अगर और आगे चले तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इसने इन्फ्लुएंस किया, मींस इट इन्फ्लुएंसड द इंडियन इकोनॉमी इन मनी वेज, बहुत सारे तरीकों में इसने इंडियन इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस किया या बूस्ट किया हम कह सकते हैं। इट हैज़ प्रोवाइडेड ए न्यू बेस ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री दैट प्रूव टू बी ऑफ द इमेंस हेल्प इन फार्मिंग इन द 4th ईयर प्लान, मींस इसकी वजह से जो 4th ईयर प्लान था उसमें बूस्ट मिला फार्मिंग में, मींस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से 4th ईयर प्लान में बूस्ट मिला इन द फार्मिंग सेक्टर। ठीक, उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, इट इंक्रीज्ड इन द प्रोडक्शन, prosperity of farmers, a reduction in import of food grains, development of industries, overall growth of economy and food security. These were all the things that resulted with the help of green revolution। जो green revolution initiate किया गया था in 1965 तो उससे हमें बहुत सी कामयाबी हासिल हुई। Of course there were few of the drawbacks also, कुछ drawbacks तो थे ही थे but results भी सामने निकल के आ गए। उसके बाद अगर हम आगे चले the main development was higher yielding variety of wheat। ठीक, उसके बाद विच वेयर डेवलपमेंट ऑफ मनी साइंटिस्ट्स, बहुत सारे साइंटिस्ट्स का इंक्लूडिंग अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट डॉक्टर नॉर्मन बोरलग एंड इंडियन जेनेटिस्ट मिस्टर स्वामीनाथन एंड अदर्स। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को ही माना जाता है एंड वर्ल्ड लेवल की बात करें तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलग की बात करते हैं हम। ठीक है, एग्रोनॉमिस्ट किसको बोलते हैं, एग्रोनॉमिस्ट होता है एक ऐसा साइंटिस्ट जो डील करता है विद द मेथड्स यूज्ड बाय फार्मर्स टू रेज द क्रॉप्स एंड केयर फॉर सॉइल। ठीक, उसके बाद अगर हम आगे चले तो ड्रॉबैक्स क्या थे इस ग्रीन रेवोल्यूशन के। ठीक, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन ने जैसा कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, ग्रीन रेवोल्यूशन ने अगर सक्सेस के झंडे गाड़ दिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें कुछ फ्लॉज भी थे विच वर नॉट इन्वेस्टिगेटेड एट दैट टाइम, मीन्स जिनको दैट वर नॉट केप्ट इन माइंड, आप कह सकते हो विच वर नॉट केप्ट इन माइंड एट दैट टाइम। ठीक, अभी फ्लॉज क्या थे, मीन्स व्हाट वर इट्स ड्रॉबैक्स, व्हाट वर इट्स लिमिटेशंस। तो फ्लॉज जो थे वो थे नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। देखो अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर ज़मीन को यूज़ करते हैं, ऑफकोर्स ज़मीन को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हासिल होते हैं बट ज़मीन को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट भी पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स की वजह से ऑफ कोर्स मैक्रो तो मिलते हैं बट माइक्रो की भी ज़रूरत होती है। फर्टिलाइजर्स की वजह से ज़मीन का जो नेचर है वो ज़्यादा बेसिक होता है और जो ऑर्गेनिक होता है उसकी वजह से ज़्यादा एसिडिक मीन्स की
एसिडिक टर्न करता है। ठीक, हमें उसकी तरह नहीं जाना है, हमें इतना याद रखना है कि फ्लाज जो थे इनमें से क्या क्या फ्लाज थे, एनवायरनमेंट हेल्थ पे असर पड़ा या एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स की वजह से डिप्लीशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स हुआ, डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर, हायर कॉस्ट्स ऑफ इनपुट्स एटसेट्रा, दीज वर द ड्रॉबैक्स। अब इन ड्रॉबैक्स को पूरा करने के लिए, मीन्स जो हमने प्लान स्टार्ट किया था, अगर इसमें कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, तो इन खामियों को पूरा करने के लिए सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया। ठीक, तो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बोला, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन कंस्टिट्यूटेड ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल्स, मीन जो सेम गोल्स की तरह काम कर रहे थे जो ऑलरेडी फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन में गोल्स थे। ठीक, बट जो कमियां थी वो पूरा करनी थी। पहली गोल इसका था इंक्रीजिंग क्रॉप व्हील्स इन द ईस्टर्न स्टेट्स में, क्रॉप व्हील्स इंक्रीज करना, फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड कंट्रैक्ट फार्मिंग को इंक्रीज करना है, फिर अमेंडिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केटिंग कमिटी एक्ट, इसको अमेंड करना है, फिर उसके बाद यूज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटरशेड डेवलपमेंट, इंप्रूविंग क्रेडिट अवेलेबिलिटी, रिफोकसिंग ऑन द लैंड रिफॉर्म्स, उसके बाद इंप्रूविंग सॉइल क्वालिटी एंड रिक्लेमिंग डिग्रेडेड लैंड। ठीक, दीज वर द मेन मोटिव्स ऑफ द सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके बाद अगर हम और अदर ग्रीन मतलब अदर रेवोल्यूशंस की बात करें इंडिया लेवल पे, तो पहले आता है एवरग्रीन रेवोल्यूशन। देखो, रेवोल्यूशंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है एग्रीकल्चर के रिलेटेड, तो रेवोल्यूशंस तो आते ही आते हैं, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, आप देख लो खुद भी। ठीक, अब ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कौन था, एवरग्रीन रेवोल्यूशन का? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन था। इसमें फोकस किस पे किया गया था? ऑन द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड ग्रीन एग्रीकल्चर विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई, इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड द कोर ऑफ एवरग्रीन रेवोल्यूशन इज सस्टेनेबिलिटी। मीन्स इसका जो मोटिव था वो था सस्टेनेबिलिटी, मीन्स अपने साथ साथ अपने आने वाली जनरेशंस का भी ध्यान रखो। उसके बाद व्हाइट रेवोल्यूशन जो था, व्हाइट रेवोल्यूशन का फादर कौन था? वर्गीस क्यूरिन था इसका फादर इन इंडिया, ये आपको याद रखना है, आता है क्वेश्चन। इट रिलेट्स टू द इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन, जैसा व्हाइट ऑलरेडी व्हाइट तो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। क्यूरिन वाज able to implement the programs that transferred India from a country with little dairy production, means क्यूरियन ने कुछ ऐसे मेथड्स इंप्लीमेंट किए थे, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स इनिशिएट किए थे जिन्होंने इंडिया को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। मीन्स पहले इंडिया में थोड़ा डायरी प्रोडक्शन था, बट फिर लेटर ऑन ड्यू टू द प्रोग्राम्स ऑफ क्यूरियन, इंडिया जो था वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बन गया। उसके बाद ट्राई कलर रेवोल्यूशन में क्या क्या आता है? ट्राई कलर रेवोल्यूशन, रेफरेंस टू द ट्राई कलर रेवोल्यूशन किसने लॉन्च किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। इसमें सैफरॉन रेवोल्यूशन आता है, 3 आते हैं ट्राई कलर रेवोल्यूशन, इसलिए सैफरॉन रेवोल्यूशन फॉर द प्रमोशन एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी, फिर व्हाइट रेवोल्यूशन टू एंश्योर कैटल वेलफेयर एंड फर्दर द गोल्स ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। उसके बाद ब्लू रेवोल्यूशन फॉर द फिशरमैन्स वेलफेयर, क्लीनिंग रिवर्स एंड सीज एंड कंजर्विंग वाटर, दीज वर द ट्राई कलर रेवोल्यूशन। उसके बाद सम अदर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, जिसमें पहले आता है ब्राउन रेवोल्यूशन, दैट वाज रिलेटेड टू लेदर कोका प्रोडक्शन। उसके बाद गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, दैट वाज प्रोडक्टेड टू जूट प्रोडक्शन। गोल्डन रेवोल्यूशन, दैट वाज ओवरऑल हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट या हनी प्रोडक्शन। उसके बाद ग्रे रेवोल्यूशन, दैट वाज फर्टिलाइजर रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन ओनियन, उसके बाद रेड रेवोल्यूशन मीट एंड टमाटो, उसके बाद सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन तो कॉटर प्रोडक्शन, उसके बाद सिल्वर रेवोल्यूशन तो एग पोल्ट्री प्रोडक्शन, उसके बाद आगे चले वेलो रेवोल्यूशन जो था दैट वाज ऑयल सीड्स प्रोडक्शन। ठीक, तो दोस्तों जो टॉपिक है ये बहुत ही वास्ट है एंड आई एश्योर यू दैट इन द पार्ट सेकंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस। पार्ट सेकंड भी इसका आने वाला है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हम कवर करेंगे। एंड उसके साथ साथ कुछ दोस्तों को ये भी हमेशा डाउट्स रहते हैं, यार सर प्लेलिस्ट्स नहीं बनाए हुए आपने। आप देख लो यार, प्लेलिस्ट्स बनाए हुए हैं। कंप्यूटर सेक्शन का अलग प्लेलिस्ट है, पॉलिटी सेक्शन का अलग प्लेलिस्ट है, जम्मू एंड कश्मीर का अलग पॉलिटी अलग सा प्लेलिस्ट है, और जनरल सेक्शन का अलग, जिसमें कुछ जनरल टॉपिक्स होते हैं वो उसमें होते हैं उस प्लेलिस्ट में। उसके बाद जो ये टॉपिक है इसका आपको मटेरियल मिल सकता है। आप क्या काम करोगे, कल शाम को आप देखोगे इसमें हमने
लिंक डाल के रखेंगे एक लिंक, जिस लिंक पे आपको क्लिक करने के बाद सारे मटेरियल मिल जाएगा, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड फाइनली थोड़ा सा वर्क हमने किया है, थोड़ा रह गया है ताकि आपको मटेरियल इजीली अवेलेबल हो सके। तो आज वीडियो अपलोड होने के बाद कुछ घंटों के बाद आप लिंक पे आप इस पर क्लिक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगी जो उसमें हम डाल के रखेंगे, उसमें आपको ये मटेरियल मिल सकता है, बाकी किसी का भी मटेरियल मिल सकता है फिलहाल, बट एट द एंड विद इन फ्यू डेज सारा मटेरियल आपको मिल सकता है। इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस एनीथिंग, डू फ्री टू कमेंट and please don't forget to subscribe our YouTube channel and don't forget to shower your love on us. Thank you. Wish you a very life ahead and may God bless you.